हम तो वहीं वहीं धन्य हो गए आपको यहाँ पर पाकर। को चेयरमैन साहब एस के गुप्ता जी, हमारे सीनियर, बहुत बहुत धन्यवाद। पराग सिंघल जी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी। आई कैन सी माय डियर फ्रेंड एडवोकेट सुनील दयानी फ्रॉम देहरादून ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच सुनील भाई फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू दिस प्लेटफॉर्म। राकेश मिश्रा जी, आवर चीफ गेस्ट ऑफ द प्रोग्राम, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं ड्यूल कैपेसिटी में हूँ। यहाँ पर मैं आज वक्ता भी हूँ और एक तरह से कहते हैं ना कि गेस्ट भी हूँ और होस्ट भी हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, जो आज का जो मेरे पास, आई कैन सी सुधीर भाटिया जी ऑल्सो ज्वाइन मी। आई कैन सी अदर मेंबर्स ऑल्सो, द चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेटर्निटी, शिवम कुमार भारती हैज ज्वाइन द प्रोग्राम। वेलकम। तो एक्चुअली इमीडिएटली पराग जी, इसके पहले मेरा एक कोर्स चलता है जीएसटी का, तो वो चल रहा था। तो आज मैंने लगभग, क्या है कि 1 घंटा पहले वो, क्योंकि क्वेरी सेशन होता है तो क्वेरी सेशन कैंसिल करके आज मैंने सीधा यहाँ इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया आपके साथ। तो कुछ many thanks sir. जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनविटेशन ऑल्सो सर। तो कुछ प्रो मेंबर्स जो थे वहाँ से भी हमारे बीच यहाँ पर शिफ्ट होकर आ गए प्रोग्राम सुनने के लिए। उनका भी स्वागत है हमारे फोरम। जी सर, जी सर। इनफैक्ट सुधीर भाटिया जी जो हैं हमारे बड़े भाई हैं और हमेशा ऐसा प्यार देते हैं कि जहाँ पर भी मेरा मैसेज पहुँच जाए तो साहब ज़रूर सुनने ज़रूर आते हैं। धन्यवाद सर। सर, जो आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो शो कॉज नोटिसेस और डिपार्टमेंटल ऑडिट पे है। तो मैं एक पीपीटी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मुझे काइंडली एडमिन जो है वो अलाउ करें टू होस्ट अ पीपीटी विद द मेंबर्स। बेसिकली फ्रेंड्स, जो काइंडली अलाउ मी टू शेयर अ पीपीटी। चलिए मैं शुरू करता हूं तब तक। फ्रेंड्स, द अलाउड टॉपिक। कर दिया अरोरा जी आपको, जी एज को होस्ट बना दिया है। धन्यवाद सर। तो जो टॉपिक आज का है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं जो है मिक्स्ड भाषा का प्रयोग करूंगा आपके साथ, इंग्लिश का। दिस इज द पीपीटी फॉर टुडे। जी। So first of all, we will start with the one very interesting thing. पराग जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी को आप कंपल्सरीली म्यूट कर दीजिए सर, क्योंकि मैंने ना ईयरफोन दीपक कान जी में लगा हुआ है। प्लीज, दीपक गोयल साहब हमारे इस समय होस्ट है, तो मैं दीपक जी अनुरोध करूंगा कृपया सबको म्यूट कर दीजिए। कंपल्सरीली म्यूट कर दीजिए। जी देखिए सर, फर्स्ट टॉपिक जो शो कॉज नोटिस से भी पहले की थोड़ी सी कहानी है, मैं आपको वहां पर ले जा रहा हूं। पहले आई एम स्टार्टिंग विद दी, कहते हैं ना, प्री पार्टी एंड पोस्ट पार्टी। वी आर गोइंग टू एंजॉय द पार्टी, बट प्री पार्टी क्या है? प्री पार्टी जो है वो है ASMT 10। प्री डिस्कशन ऑफ द शो कॉज नोटिस इज अबाउट scrutiny of returns. Section 61 of CGST Act 2017 enables the government to scrutinize the returns furnished by the taxpayers with the department. These could be the reasons for issuing this ASMT 10. ASMT 10 is nothing but of a discrepancy which has been identified by the department with respect to the returns furnished by you. Even the form 99C is also a return furnished by you, friends. So if there is a discrepancy in form 99C also, the department can go and issue
ASMT 10, और आप देख रहे होंगे कि ASMT 10 बहुत थोक में 17, 18, 18, 19 के लिए तो इशू ऑलरेडी हो चुके हैं और उस पर कार्यवाही भी हो रही है। अब जो 3 महत्वपूर्ण कारण हैं जिनके जिनके बेसिस पे, जिनके आधार पे ASMT 10 जो है वो इशू किया जा सकता है बाय द प्रॉपर ऑफिसर। सबसे पहले तो GSTR 3B और 2A 2B के डिफरेंस में, फिर 3B एंड 1 के डिफरेंस पे, फिर 3B और ई-वे बिल के डिफरेंस पर भी कई जगह पर जो है ASMT 10 इशू किए जा रहे हैं। इन सिंपल वर्ड्स, आसान भाषा में हम समझते हैं कि अगर मैंने 3B फाइल कर दिया और वहां पर मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया 1 लाख रुपए का, लेकिन मेरे 2A 2B में पुरानी डेटों वाले भी 17, 18, 18, 19 के भी मेरा 2A 2B में क्रेडिट जो है वो अवेलेबिलिटी कम है, उस स्थिति में डिपार्टमेंट इस बात को स्क्रूटनाइज करता है तो अंतर निकालता है तो आपको एक चिट्ठी भेजता है, उसका नाम है ASMT 10, और आपसे कारण पूछता है कि भाई साहब आपका जो अंतर है ये टैक्स क्रेडिट का जो आपने लिया है और आपके 2A या 2B पोर्टल पर है, तो उसका अंतर का कारण क्या है बताइए। दिस इज द फर्स्ट बेसिस फॉर विच ASMT 10 कैन बी इशूड। सेकंड बेसिस कि आपने 1 में सप्लाई ज्यादा डिक्लेयर किया और 3B में कम। हालांकि अब मैं यूं कहूं कि इन सालों से स्पेशली 22-23 से 3B और 2B के डिफरेंसेस कम हो गए हैं। इनफैक्ट 3B एंड 1 के डिफरेंसेस भी कम हो रहे हैं। उसका कारण है कि ऑटो पॉपुलेट हो रहा है डाटा। जो आपके 2B में डाटा है वही आपके 3B में अपने आप आ रहा है, लेकिन आपको उसको ऑल्टर करने की सुविधा अभी भी दी गई है। इसी तरह जो 1 में रिटर्न आप फाइल करते हैं, अपनी आउटवर्ड सप्लाई दिखाते हैं, वही ऑटो पॉपुलेट 3B में हो रही है, तो भी आपके पास चांसेस अब कम है। आमतौर पर तो टैक्स पेयर उस बात को देखकर खुद से ही समझ जाता है कि मेरा 1 में कितना डिक्लेयर्ड है। पहले तो हम अपने भाषणों में लोगों को बताते थे कि भाई 3B फाइल करते हुए 1 को सामने जरूर रखें, बिना 1 से मैच किए 3B फाइल ना करें। और डिपार्टमेंट को हम बोलते रहे भाई, कई साल तक बोलते रहे कि भाई आपका 1 जो है वो ऑटो पॉपुलेट होना चाहिए 3B में। आपके पास जब आउटवर्ड सप्लाई ऑलरेडी आ गई है तो 3B में आनी चाहिए। फिर वो कुछ महीनों से वो आनी शुरू भी हो गई। अब उसको देखकर कुछ लोग तो क्या करते हैं कि भाई अपना रिटर्न पहले से ही ठीक कर लेते हैं, और कुछ लोग अगर उसको ऑल्टर करते हैं तो भी डर जाते हैं जब वहां पर वो रेड फ्लैग रेज करता है, या वहां पर जो है वो उसको एक तरह से रेड बॉक्स कर देता है कि भाई देयर इज ए प्रॉब्लम नाउ, देयर इज ए डिफरेंस नाउ। So on these basis, the department scrutinize the returns, और इनके पास इनको स्पेसिफिकली एक SOP भी दिया गया है। ये देखिए, ये SOP मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 17-18 के लिए स्पेशली दिया गया है, 17-18, 18-19 के लिए स्पेशली दिया गया है ये SOP। और ये कहता है कि आपको अगर ASMT 10 देने हैं तो किस तरीके से देने हैं, और उनको प्रोसेस करना है तो किस तरह से करना है, और उनमें जो निवारण करना है उनका वो किस तरह से करना है। देखिए सर, पहले आएगा ASMT 10 जिसमें डिस्क्रिपेंसीज बताई जाएंगी। फिर आएगा ASMT 11 जिसमें आप जवाब देंगे कि भाई साहब हमारे ये कारण है जो डिस्क्रिपेंसीज के बेसिस है। ASMT 12 इशू करेगा आपका ऑफिसर, या तो वो आपके अगेंस्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगा आपके रिप्लाईज को, या फिर वो आपके रिप्लाईज को रिजेक्ट कर देगा। सर, अब महत्वपूर्ण बात ये है यहां पर कि अगर PO एक्सेप्ट कर लेता है आपके रिप्लाई को, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर आपका जो है, जो भी आपने रिप्लाई दिया 11 में, 30 दिन के अंदर अंदर वो ASMT 12 इशू कर देगा सर। लेकिन अगर PO सेटिस्फाइड नहीं है आपके रिप्लाई से, आप प्रॉपर ऑफिसर आपके रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं है, तो सर वो आपके 11 के रिप्लाई को रिजेक्ट कर देगा। और या फिर आपने 11 में रिप्लाई नहीं दिया तो भी एक ही कॉन्सिक्वेंस होगा, एक ही परिणाम होगा। आपने 11 में रिप्लाई दिया बट वो रिप्लाई उसको सेटिस्फाइड नहीं है, उसको एक्सेप्टेबल नहीं है,
that whatever reasons you have notified for the differences, discrepancies he has identified, he is not happy with that. अब इसका क्या करेगा वो? अगर आपको आप 11 देते हो और आप 11 से खुश नहीं है, आप 11 देते ही नहीं हो, तो वो फाइनली आपके साथ कर क्या सकता है? देखिए सर, एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपको ASMT 10 के 30 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई देना है। 11 के अंदर 11 में जो रिप्लाई आएगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको एक्सेप्ट करना है। आमतौर पर टेक्निकली ये ड्यू टाइम्स डिपार्टमेंट के लिए फॉलो नहीं हो रहे हैं। आप अगर 30 दिन में रिप्लाई नहीं करते तो पोर्टल उसको ऑटोमेटिकली वहां से रिमूव कर देता है एंड वहां पर आपको रिप्लाई की फैसिलिटी नहीं होती अनलेस आप वहां से कॉन्डोनेशन डिपार्टमेंट से ना लें। क्योंकि आमतौर पे अब सारे पोर्ट जो ASMT 10 है, आमतौर पे 5% केसेस अभी भी देखने में आए हैं स्टेट अथॉरिटीज में, स्पेशली जहां पर ASMT 10 जो है वो आपके फिजिकली इशू होते हैं, बट 95% ASMT 10 आपके जो है वो पोर्टल पे ऑनलाइन डिजिटली इशू होते हैं, तो आपको वहीं रिप्लाई देना है। अब अगर आपने रिप्लाई दिया और वो उसको एक्सेप्टेबल नहीं है, या आपने रिप्लाई ही नहीं दिया, उस स्थिति में क्या होगा, ध्यान से समझ लीजिए सर। उस स्थिति में या तो वो आपके यहां पर सेक्शन 65 का ऑडिट करेगा, प्लीज माइंड इट केयरफुली, आपके यहां पर सेक्शन 65 के ऑडिट को रिकमेंड कर देगा या 66 के ऑडिट को रिकमेंड कर देगा जो डिपार्टमेंटल ऑडिट का प्रावधान है, या आपके यहां पर इन्फोर्समेंट करेगा, छापामारी करेगा, रेड करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, सर्च एंड सीजर करेगा। ये सारे शब्दों का प्रयोग होता है लेकिन कानून केवल 2 ही शब्द प्रयोग करता है, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। इंस्पेक्शन एक शब्द है, सर्च एंड सीजर एक शब्द है। सर्च सीजर के बिना नहीं होता, सीजर सर्च के बिना नहीं होता। चलिए, आज वो क्लास नहीं है इसलिए उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो सेक्शन 67, अब देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि अगर आपने ASMT 10 का जवाब नहीं दिया तो साहब आपका ऑडिट प्रिस्क्राइब कर सकता है, उसके पास पावर्स है। आपके यहाँ सर्च कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, उसके पास पावर्स है। तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि सर ASMT 10 का जवाब आपको जरूर और जरूर देना है। उसके बाद किन किन कारणों से ASMT 10 आ सकता है आपको, वो यहाँ पर बहुत सारे कारण लिस्ट आउट किए गए हैं, वो आप देख लीजिएगा। टाइमलाइंस क्या है मैंने आपको बता दिया कि भाई देखिए, आपको 30 दिन के अंदर अंदर, जब आपको 10 आया आपको 30 दिन के अंदर अंदर जवाब देना है। उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको 12 इशू करना है। और वो इनफैक्ट अगर आपका रिप्लाई आया और वो सेटिस्फाइड नहीं है तो ऑडिट की करने की बजाय वो एक काम और कर सकता है, आपको शो कॉज नोटिस दे सकता है सेक्शन 73 या 74 में। ध्यान रहे इस बात का कि अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया या रिप्लाई दिया भी और उसको एक्सेप्टेबल नहीं है तो ऑडिट करने की बजाय वो आपको शो कॉज नोटिस भी दे सकता है सर, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, ये कुछ जजमेंट्स हैं उसके ऊपर जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो ASMT 10 के ऊपर तो हमारी जो चर्चा थी सर, वो SOP था, SOP बता दिया आपको, और कुछ जो डेटे थी वो बता दी। इसके रिप्लाई को कैसे करना है, रिप्लाई में मैं एक बात और बता दूं आपको फ्रेंड्स, क्योंकि ये भी नोटिस का ही रिप्लाई है, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 मिनट के लिए, पहले 15 मिनट के लिए कवर कर लिया, ताकि वो भी, उससे भी हमारे जो मित्रगण हैं, हमारे जो प्रोफेशनल भाई हैं, वो अवगत हो जाएं। तो सर अब सिचुएशन ये है कि अगर मान लीजिए आपने रिप्लाई दिया है तो कई बारी ऑनलाइन रिप्लाई के बाद उस पर प्रोसेसिंग नहीं होती है। तो मैं आपसे विनती ये कहूंगा, आम तौर पर क्या होता है कि वैसे तो ऑनलाइन रिप्लाई के बाद आपको वो 12 इशू कर देता है या फिर वो नहीं करता है। अगर वो नहीं कर रहा है, रीजनेबल टाइम बीत गया, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन बीत गए, वो नहीं कर रहा 12, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप उसे एज्यूम ना करें कि अब उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। आप उसके पास जाएं, उसको बताएं कि साहब ये मेरा 11 मैंने रिप्लाई किया था, आपने 10 इशू किया था, मैंने रिप्लाई किया था, ये मेरे कागज हैं जो मैंने रिप्लाई में लगाई हैं, उसको फिजिकली एक्सप्लेन करें। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं सर, हम फेसलेस एडजुडिकेशन की तरफ तो बढ़ चुके हैं इनकम टैक्स में,
और जीएसटी में भी बहुत हद तक बढ़ चुके हैं। लेकिन फेसलेस एडजुडिकेशन के लिए 3 बातों का होना बड़ा महत्वपूर्ण है, जो कि इस समय हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो जो ढांचा है, आधारभूत ढांचा है, उसमें उसमें जो एब्सेंस है, उसके कारण वो नहीं हो सकता। पहला, डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स should be updated with the facts and law, and they should have the knowledge of reading the law. They should have knowledge of reading the language also. They should be having knowledge of understanding the portal also. What we have seen across the country, experienced at least in State Department, that majority officers are not equipped, they are not properly trained to handle the back and administration office also. Similarly, when portal is also not that much robust, portal also, I tell you that पोर्टल पर बहुत सारी सर्कमस्टांसेस में, स्थितियों में आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि नोटिस कहाँ आया है और इसका जवाब कहाँ से देना है। कई बारी नोटिस किसी विंडो पे आता है, कई बारी नोटिस कभी किसी विंडो पे आता है, जवाब कहीं किसी और विंडो पे नजर आता है। तो इसलिए यू नीड टू बी, अब ये जो फेसलेस सिचुएशन है, 2 कारण। तीसरा कारण, हमारे टैक्स पेयर्स, 2 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, हमारे सारे यहाँ पर टैक्स पेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत ही मैं कहूँगा गुप्ता जी, बहुत ही जो है ना, एक तरीके से आपने अनोखा जो है एक संयोजन बना दिया है, एक संयोग बना दिया, जहाँ पर टैक्स पेयर और प्रोफेशनल इकट्ठे हैं। बहुत कम ऐसी संस्थाएं भारत में है जहां पर वो दोनों के हितों के बारे में ध्यान रखते हैं और उन दोनों को ले जाकर जो है कंसर्न प्लेटफॉर्म्स पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने दोनों को जोड़कर एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाया है, जिसकी वजह से, और इसमें जान आ गई है, जान, क्योंकि टैक्स पेयर्स का अपना एक बेस होता है, उनका बल होता है, और प्रोफेशनल्स के पास तो बल है ही है, ज्ञान का बल है, समझदारी का बल है, और टैक्स पेयर्स का बल जो होता है वो उनके संपर्कों का बल होता है, वो उनके कॉन्टैक्ट्स का बल होता है। तो मैं समझता हूं कि दोनों को जब ज्वाइन किया जाएगा, हम अपने टैक्स पेयर्स को मोटिवेट करें ज्यादा से ज्यादा कि भाई हम अपने संपर्कों को आप एक्टिवेट करें, अपने कॉन्टैक्ट्स को एक्टिवेट करें, और हम प्रोफेशनल्स जो हैं हम ये बताएं कि ये इश्यूज हैं जो कि एड्रेस किए जाने चाहिए। तो जिससे कि दोनों का म्यूचुअल एक रिप्रेजेंटेशन बनेगा, टैक्स पेयर्स का भी और प्रोफेशनल्स का भी। तो टैक्स पेयर्स भी यहाँ पर जो है वो फेसलेस असेसमेंट को पूरा कर, 2 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं। 2 करोड़ टैक्स पेयर्स के लिए आप जो 2 करोड़ रिटर्नें फाइल होती हैं, चाहे किसी भी तरीके की रिटर्नें फाइल हो, आप उसमें से 1 करोड़ 70-80 लाख रिटर्नें GSTR 9 फाइल होती हैं और 9, 1 और 3 भी फाइल होती हैं। अब आप एक बात बताइए कि क्या 1 करोड़ 70 लाख रिटर्नों को फाइल करने के लिए, या 1 करोड़ 50 लाख रिटर्नों को भी फाइल करने के लिए, क्या इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स और टैक्स प्रोफेशनल्स कंट्री में हैं? आंसर इज नो सर, नहीं है। अब वो सारी रिटर्नें कौन फाइल कर रहा है सर? सारे रिस्पॉन्सेज कौन फाइल कर रहा है? टैक्स पेयर। मैं कहूंगा सर 60% टैक्स पेयर अपनी रिटर्नें और अपना जो रिस्पॉन्सेज हैं वो खुद फाइल कर रहे हैं, छोटे सिटीज में, स्मॉलर टाउन्स में, और बाकी जो है प्रोफेशनल्स कर रहे हैं। इसके कारण उनके पास भी इस तरह का नो हाउ नहीं है, इस तरह की स्किल्स नहीं है कि वो प्रॉपर रिप्लाईज को प्रेजेंट कर पाए पोर्टल पे। इसलिए मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां भी ASMT 10 आए, ऑनलाइन रिप्लाई जरूर दीजिए, लेकिन जहां भी संभव हो सके फिजिकली अपने कागज का एक सेट ले जाए और अपने प्रॉपर ऑफिसर को एक्सप्लेन करें। और आपको मैं बता रहा हूं, जैसे ही आप उसे एक्सप्लेन करेंगे जाकर, उसको समझ आएगा, और वो 80% चांसेस हैं कि वो आपका केस वहीं पर 12 इशू कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसे, क्योंकि आपके पास रीजंस होंगे। इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक सर्कुलर आया आपके पास जो है 17, 18, 18, 19 के लिए, मैं वो सर्कुलर नंबर आपको बता देता हूँ। वैसे वो सर्कुलर आप सबको ज्ञात ही होगा, नंबर केवल मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक 183 नंबर सर्कुलर है, जो कि 17, 18 और 18, 19 के डिफरेंसेस, जो 2A और 3B में जो डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से ASMT 10 इशू होता है, उसके लिए वो सर्कुलर आया। और उन्होंने कहा कि भाई देखिए, अगर आपका 5 लाख रुपए तक का डिफरेंस है, आपने गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर की हैं, आपके पास इनवॉइसेज हैं, आपके पास सब डिटेल्स हैं, और आप 5 लाख रुपए तक का अगर आपका इनपुट है, तो आप सप्लायर से एक चिट्ठी, मतलब एक सर्टिफिकेट ला दें हमें,
सर्कुलर नंबर 183 में लिखा है कि एक चिट्ठी ला दें, सर्टिफिकेट ला दें कि मैंने गुड्स सप्लाई किए हैं आपको, मैंने सर्विसेज सप्लाई किए हैं और उसका टैक्स मैंने पे कर दिया है, तो हम आपका जो 2A और 3B का अंतर है वो माफ कर देंगे, उसको अवॉइड कर देंगे, छोड़ देंगे। और 5 लाख से ऊपर होगा तो कृपया करके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट ला कर दें कि गुड्स सप्लाई हुए हैं और पेमेंट हुई है। हालांकि मैं अपने सीए मित्रों को कई बारी चुटकी लेते हुए बोलता हूं कि भाई देखिए, सरकार जो है सप्लायर से ज्यादा आप पर ट्रस्ट करती है। सप्लायर को पता हो या ना हो कि उसने गुड सप्लाई किए हैं या नहीं, तुम्हें पता होगा। सप्लायर को पता हो या ना हो कि उसने टैक्स पे किया है कि नहीं, तुम्हें जरूर पता होगा। तो ध्यान रहे, इस तरह का सर्टिफिकेट इशू करने से पहले 500 बार सोचे। मैं तो कहूंगा इशू ही ना करें जब तक कि आप बहुत ही ज्यादा श्योर ना हो इस बात के लिए। आपका क्लाइंट है रेसिपिएंट और सप्लायर ने आपका, सप्लायर का आपने सर्टिफिकेट देना है, या तो सप्लायर ही सर्टिफिकेट दे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का, तो बात संभव है। चलिए सर, मैंने आपको ये बता दिया कि भाई ASMT 11 देने के बाद 12 का वेट ना करें, 30, 40, 50 दिन के बाद आप खुद जाएं और 12 इशू करवा कर आए। चलिए जी, अब सर जो गुप्ता जी बात कर रहे थे शो कॉज नोटिस की, सर अब हम रियल जो है ना लड़ाई झगड़े पर आ गए हैं सर। हम अभी तो फिलहाल क्या था सर, प्यार मोहब्बत की बातें थी सर। आपने कही मैंने मान ली, मैंने कही आपने मान ली। कहते ना, तूने एक ने कही दूजे ने मन्नी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। तो अब लेकिन ऐसा डिपार्टमेंट के साथ नहीं होता है, वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनना चाहते हैं, ठीक है जी। और आप भी मत मानिए, आप भी उनकी बात कही हुई मत मानिए साहब, जब तक आपको ठीक ना लगे। चलिए सर, शो कॉज नोटिस क्या है? सबसे पहले शो कॉज नोटिस जो है वो बेसिकली एक चिट्ठी है, एक नोटिस है, जिसमें आपको कॉज दिखाने के लिए, कारण बताओ चिट्ठी है कि क्यों ना आपके ऊपर फलाना टैक्स और उसके ऊपर का ब्याज और पेनल्टी लगाई जाए। आप कारण बताओ साहब क्यों ना लगाई जाए। सिंपल, बड़ी सिंपल भाषा में शो कॉज नोटिस का अर्थ है। शो कॉज नोटिस पहला स्टेप होता है किसी भी डिपार्टमेंट के साथ लिटिगेशन, स्पेशली हम टॉक कर रहे हैं जीएसटी की, पहला स्टेप है किसी भी लिटिगेशन को शुरू करने का। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू बिगिन विद द लिटिगेशन विद डिपार्टमेंट। एंड also I would like to tell you one thing, that whenever you get a show cause notice, you must be very calm while receiving it. You should not get panicky. Take it for granted from me. आप मेरी बात को for granted मानकर चलिए। आपने अगर मेरी बात ये एक बार मान ली, 2-4 इंस्टांसेस पे ट्राई कीजिए कि जब शो कॉज नोटिस आए तो बड़े ही इत्मीनान से, जैसे कि आपको किसी शादी का न्योता आया है, वैसे इंज्यूम कीजिए कि ये शो कॉज नोटिस आ रहा है, ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये लिटिगेशन का पहला स्टेप है, झगड़े का पहला चरण है, तो यहां पर जितना भी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, इंडियन पीनल कोड है, वो सारा का सारा इसी बात पर निर्भर करता है कि क्या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, सुनवाई का अधिकार दिया गया या नहीं दिया गया। आप इस बात को बिल्कुल गांठ बांधकर चलिए, जब भी आप डिपार्टमेंट के साथ डील कर रहे हैं, आपके हर लेटर में इनवेरिएबली ये लिखा होना चाहिए, ध्यान से सुनिए, आपके हर लेटर में जब भी आप डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये लिखा होना चाहिए कि साहब अगर कुछ भी गलत निर्धारित करने वाले होगे मेरे खिलाफ, तो मुझे सुनवाई का जरूर मौका देना। हालांकि मैं कहूंगा कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस या सुनवाई का अधिकार मांगना नहीं पड़ता है। सुनवाई का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है जो कि मुझे दिया ही जाना चाहिए। लेकिन कानून लिखते समय, कानून के लिखने वालों ने एक थोड़ी सी समझदारी इस कानून में दिखाई है, और उन्होंने कहा है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शैल बी प्रोवाइडेड इफ इट इज आस्क्ड फॉर। सो स्टैंडर्ड लेटर बनाइए, एक स्टैंडर्ड पॉइंट लिख लीजिए कि भैया मेरे खिलाफ कुछ भी निर्धारित करने से पहले मुझे सुनवाई का मौका जरूर दीजिएगा।
तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अब देखिए सर, शो कॉज नोटिस आता है किसी ना किसी गलती पर, ध्यान रखें आप इस बात का। जब भी मुझे नोटिस आएगा इसका अर्थ है मैंने कोई गलती की है। चलान आता है ना, कोई चलान आता है ट्रैफिक का, तो ट्रैफिक वायलेशन किया है ना मैंने, ट्रैफिक लॉ का वायलेशन किया है ना मैंने। सो वायलेशन ऑफ एन एक्ट ऑफ वायलेशन ऑफ अ लॉ is considered as offense. Offense is not defined in the law, but as per General Clauses Act, offense shall mean act or omission made punishable by any law for the time being in force. So if I done an act or I have not done an act, omission, I have done an act or I have not done an act, that would be considered as omission, or that would be considered as offense. Now for every show cause there has to be an offense. And offenses are not defined in the act, as I have taken from the General Clauses Act, and there is Supreme Court judgment also. Now, what are the offenses which are listed in the law, CGST Act? There are few sections in the offenses and penalties chapter, starting with section 122 of the Act. 122 subsection 1 enlists 22 offenses of the Act, 22 offenses of the Act. Therefore, every show cause has to be based upon an offense. Offense is act or omission made punishable by law. In other words, if it is written that you cannot issue invoice without delivery of goods, if you do, it is an offense and it is being charged against you. Therefore, every show cause would be based upon an offense, and therefore the notice has to mention categorically that what allegation, आपके ऊपर आरोप जो बताया जाता है वो बताना बड़ा ही महत्वपूर्ण है किसी भी शो कॉज नोटिस के अंतर्गत। तो अगर कोई भी आरोप नहीं बताया जाता तो शो कॉज नोटिस वैलिड नहीं है। अब एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपके यहां पर आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। इन जीएसटी, लिसन टू मी वेरी केयरफुली फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर्स टू कीप देयर कैमराज ऑन। ठीक है जी, जब मैं सभी लोगों से यही बोलता हूं, आप सब जानते हैं जो भी मित्र मेरे साथ शुरू से हैं, तो कीप योर कैमराज ऑन। आई कैन सी सौरभ कुमार गुप्ता ऑल्सो, वेरी गुड सौरभ। प्लीज कीप योर कैमराज ऑन। थैंक यू सर। सर गेस्ट लोग रख सकते हैं सर, कोई बात नहीं सर, ऑफ रख लें, कोई ऐसी बात नहीं है सर जी। जो जो स्पेशली पढ़ने आया है साहब, कैमरा ऑन रख के पढ़िए सर। चलिए साहब, नाउ अब मैं आपको बताने क्या वाला हूं, बड़ा ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं जीएसटी लॉ के बारे में। देखिए सर, जीएसटी ऑडिट से थोड़ा सा पॉइंट मैं बोरो कर रहा हूं, साथ ही साथ पढ़ाना शुरू कर दूंगा दोनों टॉपिक्स को, क्योंकि समान ज्यादा है और समय तो खैर देखिए कम ही होता है, हमेशा जितना भी मिल जाए कम ही है। अज्यूम कीजिए समय बहुत है, फिर दोबारा जल्दी मिलेंगे और डिटेल में कुछ बात करेंगे, लेकिन अभी जो है वो सुनिए। डिपार्टमेंटल ऑडिट क्यों होते हैं? डिपार्टमेंटल ऑडिट इसलिए होते हैं कि हमारे यहाँ सेल्फ असेसमेंट प्रोसीजर है। सेल्फ असेसमेंट प्रोसीजर का अर्थ है कि जो भी हम अपने आप असेस करते हैं, जो भी हम खुद से डिटरमाइन करते हैं हमारा टैक्स इतना बनता है, उसी को सरकार प्रथम दर्शिता स्वीकार कर लेती है, फर्स्ट प्राइमा फेसाई उसको एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन क्योंकि हमें कानून में इस तरह का प्रावधान अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा जो टैक्स पेयर्स हैं, जो करदाता हैं, उनके बीच में ये भ्रांति फैल जाएगी कि आप जो मर्जी डालकर भेज दो, सरकार को कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी चेक तो उसने करना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए सरकार जो है वो स्क्रूटनी,
ऑफ रिटर्न्स एंड डिपार्टमेंटल ऑडिट जैसे प्रावधानों के अंतर्गत टेस्ट चेक बेसिस पे टैक्स पेयर्स को चेक करती है, ताकि टैक्स पेयर्स के बीच में सेल्फ असेसमेंट प्रोसीजर होने के बाद भी सेल्फ विजिलेंस रहे, खुद से अपने आप में वो विजिलेंट रहे, सतर्क रहे कि कुछ भी गलत चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, अब ध्यान से सुनिए। अब ऑडिट जो है, ऑडिट होता है किस लिए होता है मैंने आपको बता दिया। अब शो कॉज मुझे किस चीज के लिए हो सकता है। नाउ हियर कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट which you have to take home. Friends, if I have filed GSTR 1, if I have filed GSTR 3B, and this is a self-assessed return, GSTR 1 and 3B. Now, question here is that whatever GSTR 1 or 3B I have filed, for the recovery of that tax which I have declared in GSTR 1 and 3B, other than any tax recovery, other than, मेरी आवाज ठीक आ रही है सुनील दयानी भाई? thumbs up, thank you. So other than recovery of the tax declared in my GSTR 1 or 3B, if even a single rupee is to be recovered from me, show cause notice is compulsory. Show cause notice is compulsory. अगर 1 रुपया भी मुझसे रिकवर किया जाएगा अदर देन द सेल्फ असेस टैक्स, तो मुझे शो कॉज नोटिस दिया जाना पड़ेगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको। एक जजमेंट आया ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का कबीर रियलिटी के केस में 2019 में। उसमें लिखा गया, एक कबीर रियलिटी एक मॉल चलाती है इंदौर में, सिटी ऑफ इंदौर में, और वहां पर उसके साथ क्या हुआ कि उसने अपने सर्विस जो रेसिपिएंट है मॉल के अंदर जो भी उसके किराएदार थे उनको GSTR 1 के थ्रू क्रेडिट तो पास कर देते थे, लेकिन 3B फाइल नहीं करते थे। उनको चिट्ठी भेजी गई, चिट्ठी कबीर रियलिटी ने रिसीव नहीं की। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ने क्या किया, डिपार्टमेंट ने डायरेक्टली जो उसके किराएदार थे कबीर रियलिटी के उनको चिट्ठी भेज दी और उनको कहा कि सेक्शन 79 में हम आपकी रिकवरी कर रहे हैं। हम आपकी क्या रिकवरी कर रहे हैं कि जो भी पैसा आपने कबीर रियलिटी को देना है वो आप डायरेक्टली हमें दे दीजिए अंडर सेक्शन 79। और ऐसी स्थिति में जो मेरे रेसिपिएंट हैं या जो मेरे डेटर्स हैं वो अंडर ऑब्लिगेशन होते हैं वो पैसा सरकार को देने के लिए, अंडर लीगल लायबिलिटी होते हैं वो पैसा सरकार को देने के लिए। कबीर रियलिटी हाईकोर्ट चला, ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने जाके कबीर रियलिटी ने ये कहा, ध्यान से सुनिए, कि साहब मैंने तो अभी केवल GSTR 1 फाइल किया है, 3B तो फाइल किया नहीं है, और 1 से तो मेरी सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी पता ही नहीं लगती है। ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को मेरी समझ में विदाउट एनी विद कंप्लीट ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल हाईकोर्ट, मेरी समझ में ये आर्गुमेंट मान लेना चाहिए था, परंतु क्योंकि वो कबीर रियलिटी एक हैबिचुअल ऑफेंडर था, उसने एक्साइज रिजीम में भी, सर्विस टैक्स रिजीम में भी ऐसी ही प्रॉब्लम डिपार्टमेंट के साथ की थी और ये बात डिपार्टमेंट ने प्रेजेंट की थी, तो कोर्ट ने इस बात का कॉग्निजेंस लिया कि भाई नहीं, अब ध्यान से सुनिए कोर्ट ने क्या बोला। उसने कहा भाई देखिए 1 फाइल किया मैंने, 3B तो फाइल किया नहीं है। कोर्ट ने कहा नहीं कोई बात, आपका 1 कैन बी कंसिडर्ड टू बी सफिशिएंट एडमिशन ऑफ योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ये एडमिशन मान लिया जाएगा कि आपने ये एडमिट कर लिया इतना टैक्स है, आप दे दीजिए। इस बात के बाद 75/12 को 2021 के फाइनेंस एक्ट में बदल दिया गया। पहले लिखा था कि 3B में जो टैक्स वाहन पे नहीं हुआ वो रिकवर किया जा सकता है, उसके बाद लिख दिया गया कि अगर 1 में भी टैक्स पे नहीं हुआ है तो भी रिकवर किया जा सकता है। 1 फाइल कर दी और टैक्स पे नहीं किया, टैक्स रिकवर किया जा सकता है, 75/12 में लिख दिया। लेकिन मित्रों सवाल ये उठता है
कि टैक्स तो रिकवर किया जा सकता है बिना शो कॉज के। मैंने कहा 75/12 को छोड़कर हर केस में डिपार्टमेंट को अगर 1 रुपया भी आपसे रिकवर करना है तो क्या करना पड़ेगा? शो कॉज करना पड़ेगा। भंडारी मैडम ठीक है ना, समझ आ रही है ना बात? हाँ, तो लेकिन अदर देन 75/12 शो कॉज करना पड़ेगा। 75/12 के लिए शो कॉज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन साहब ब्याज का क्या करेंगे? जो ब्याज है उसके ऊपर क्या उसके लिए भी शो कॉज करना पड़ेगा? तो ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये एलसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में ये निर्धारित किया, ये डिक्टम पास किया कि साहब इवन ब्याज के लिए भी आपको शो कॉज देना पड़ेगा। यू हैव टू डिटरमाइन द ब्याज, यू हैव टू कैलकुलेट इट एंड इंटीमेट the taxpayer that this is the ब्याज due from you. That is why I always say show cause notice is must for recovery of even a single rupee other than 75/12. ठीक है साहब, are you with me? Yes please. Thank you sir. चीफ गेस्ट साहब ने ओके कर दिया, हमारा काम हो गया जी। ठीक है साहब, तो अब ये सिमिलर 3 जज केसेस में भी सेम बात वीरियस हाईकोर्ट ने, झारखंड, मद्रास हाईकोर्ट ने सेम बात कही कि भैया ब्याज के लिए भी आपको जो है शो कॉज करना पड़ेगा। ठीक है साहब, चलिए। अच्छा साहब, अब मैं आपको एक बड़ी ही मजेदार बात बताने वाला हूं। देखिए सर, शो कॉज नोटिस पर शो कॉज नोटिस जब मैं डिस्कस करता हूं तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि सर शो कॉज नोटिस के रिप्लाई को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको क्या जानकारी होनी चाहिए है याशिका मैडम? क्या जानकारी होनी चाहिए? 1 से लेकर 174 सेक्शन पता होने चाहिए, 1 से लेकर 176 रूल पता होने चाहिए, 190 सर्कुलर, लगभग 500 हाईकोर्ट जजमेंट और 1174, अब तो 76 हो गई नोटिफिकेशन। बस इतना ही जानकारी आपको पता होना चाहिए किसी भी शो कॉज नोटिस के रिप्लाई के लिए, इससे ज्यादा आपको पता नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ अगर आप एक्स्ट्रा जानकारी चाहते हैं तो जुडिशियल डिसिप्लिन सीख लीजिए कि क्या क्या कानून में डिसिप्लिन कोर्ट्स ने डिटरमाइन कर दिए हैं जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज को फॉलो करने, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब इन सब में एक सर्कुलर का बड़ा महत्व है, वो 10 मार्च 2017 को इशू हुआ। अब साहब जीएसटी से पहले इशू हुआ। इस सर्कुलर के अंतर्गत माय डियर फ्रेंड्स लगभग 1985 से लेकर 2017 तक के जितने भी सर्कुलर थे, 90 लगभग सर्कुलर थे जो शो कॉज नोटिस एडजुडिकेशन रिकवरी के ऊपर थे, वो सारे सस्पेंड कर दिए गए, रिसिंड कर दिए गए और केवल एक 29 पेज का ये सर्कुलर रह गया जिसमें यह बताया गया कि शो कॉज नोटिस इशू कैसे होना है, शो कॉज नोटिस पर कार्यवाही कैसे होनी है, शो कॉज नोटिस के बाद रिकवरी कैसे होनी है या रिफंड कैसे होना है या अपील कैसे होनी है, वो सब प्रोसीजरल एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट डिपार्टमेंट के लिए सीबीईसी देन सीबीईसी ने ये इशू किए था। और ये आपको खुद भी पढ़ना है। और वैसे मतलब ठीक है, हम क्योंकि हम जो है जनता की तरफ से वकील होते हैं हमेशा, तो हम सरकार को ये मतलब ठीक है, सरकार का ही सर्कुलर है, सरकार को ही पता होना चाहिए, हम बताएं या ना बताएं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमें पढ़ना जरूर जिम्मेदारी है। समझ रहे हैं ऋषि कुमार शर्मा जी? हम सरकार को बताएं या ना बताएं कि ये सर्कुलर है, क्योंकि भाई सर्कुलर उन्होंने इशू किया है, लेकिन हमारा पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है। जी सर। ठीक है सर, तो कृपया मैं विनती करूंगा कोई ना बोले, हाँ सिर्फ थम्स अप दिखाएं, क्योंकि जब मैं उनका नाम ले रहा हूं तो मेरे सामने उनकी फोटो आ रही है, मैं देख रहा हूं तभी नाम ले रहा हूं साहब, क्योंकि जो फोटो ही नहीं दिखाएगा मैं उसके बारे में क्या बोलूंगा। जैसे अलवर से मुझे दीपक सरदाना जी नजर आ रहे हैं, बिल्कुल स्क्रीन के साथ चिपके हुए, कोई शब्द छूट ना जाए, राजेंद्र उठ के भाग ना जाए बीच में से कहीं। बहुत बढ़िया सर, बुरा ना मानिएगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा बीच में मैं मजाक करता रहता हूँ। इसे मैं कहता हूँ कॉफी बीन्स। कॉफी बीन्स का अर्थ है दीपक जी अलवर से,
जब आप परफ्यूम खरीदने जाते हैं, इत्र खरीदने जाते हैं, तो दो इत्रों के बीच में है पराग साहब, दो इत्रों के बीच में आपको कॉफी बीन्स सुगाए जाते हैं। उसका क्या कारण होता है कि आपके दो इत्रों की जो आपके उसकी जो महक है उसमें आप डिफरेंशिएट कर पाए, नहीं तो आपके दिमाग में एक ही इत्र चलता रहता है। इसलिए कॉफी बीन्स होते हैं सर बीच में, क्योंकि हम तो इत्र फैला रहे हैं। अब आपके ऊपर है कि आपने क्या करना है, आप सूंघ कर बेहोश हो रहे हैं या सूंघ कर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, या आपके ऊपर है। चलिए सर, तो ये सर्कुलर जानना अत्यंत आवश्यक है। इस सर्कुलर में एक और बड़ी मजेदार बात बताता हूं आपको। देखिए सर, इस सर्कुलर में ये लिखा है, मैं पूरा सर्कुलर देखिए बिल्कुल कदाचित पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि सामान बहुत ज्यादा होता है हमारे पास। मतलब आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु कैरी लाइट, आई ऑलवेज कैरी हैवी वेट। सो वो सामान ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए डिलीवरी आपके पास पहुंच जाएगी। मैं और पराग साहब, मेरा टारगेट क्या होता है, आई डोंट वांट टू कैच फिश फॉर देम। मुझे मछली पकड़कर नहीं देनी है इनको, मुझे तो मछली पकड़ना सिखाना है कि भविष्य में हमेशा अपनी मछली खुद पकड़ लें, और जो वेजिटेरियन है वो अपना आलू उगा ले। ठीक है ना जी, अब नॉन वेजिटेरियन की सारी बातें नहीं होंगी ना सर। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें लिखी है कि शो कॉज नोटिस करते समय अफसर को किन किन बातों का ध्यान रखना है, और खास तौर पे सेक्शन 74 में जो शो कॉज नोटिस होता है उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैं अभी धीरे धीरे वहां पर बढ़ने जा रहा हूं, आगे बढ़ता जा रहा हूं, 73 74 पर पहुंच रहा हूं, धीरे धीरे करके पहुंच रहा हूं। अब मैंने उसका एक रेफरेंस, पासिंग रेफरेंस ऑफकोर्स आपको दे दिया। देखिए अब 73 और 74 में शो कॉज नोटिस है क्या साहब। व्हेन, मैंने आपसे क्या कहा, इफ इवन ए सिंगल रुपी इज टू बी रिकवर्ड, शो कॉज नोटिस इज कंपल्सरी। नाउ अंडर विच सेक्शंस, देखिए मैं रजिस्ट्रेशन के लिए भी शो कॉज नोटिस आता है, वो डिस्कस नहीं कर रहा आपके साथ। कैंसलेशन के लिए भी शो कॉज नोटिस आता है, वो डिस्कस नहीं कर रहा आपके साथ। मैंने असेसमेंट का डिस्कस कर लिया जो ASMT 10 है आपके साथ, और मैं उसी की श्रृंखला में आगे बढ़ रहा हूं। इवन रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हो तो शो कॉज नोटिस आता है सेक्शन 25 में कि बताओ कि ये क्या कारण है कि आपका रजिस्ट्रेशन, जो आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया है, वो रिजेक्ट ना कर दी जाए। आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो आपको शो कॉज नोटिस आता है कि बताओ आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों ना कर दिया जाए। मैं उन शो कॉज नोटिस की बात नहीं कर रहा, लेकिन सारे के सारे जितने तथ्य, जितनी महत्वपूर्ण बातें शो कॉज नोटिस में होनी चाहिए, वो जो 73 74 के शो कॉज नोटिस में होनी चाहिए, वो सेक्शन 25 रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 30, सेक्शन 29 कैंसिलेशन वाले शो कॉज में भी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए, मैं एक आपको यहां बात शुरू करने से पहले बता ही देता हूं कुछ शो कॉज नोटिस की खास बातें। देखिए मित्रों, शो कॉज नोटिस में जैसे कि हमारे को चेयरमैन साहब ने बिल्कुल ब्यूटीफुली मेरे लिए बहुत रास्ता बिल्कुल सीधा सीधा साफ कर दिया। सीनियर्स का यही एक बहुत बड़ा काम होता है जिसको हम कई बार रिकग्नाइज नहीं करते। हम सोचते हैं कि वो हमारे लिए क्या करते हैं, बट अगर ध्यान से समझा जाए और सुना जाए तो उनकी हर बात में एक दिशा निर्देश होता है, दिशा निर्देश होता है कि किस दिशा में हमने जाना है, और वहां के जो माइलस्टोन्स होते हैं वो ब्रॉडली वो लेट डाउन कर देते हैं। अब वो समझ पर हमारी निर्भर करता है। अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं, पराग साहब माफ कीजिएगा क्योंकि कॉफी बीन्स बीच में जरूरी होते हैं। अब पिछले दिनों क्या हुआ कि हम एक एक जगह पे बैठे थे, कुछ फैमिली मेंबर्स बैठे, और कोई बात, थोड़ी गहमा गहमी की बात हो गई किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में, परिवार में। वहां तो एक और तीसरा परिवार का सदस्य बैठा था, बहुत बहुत वो टीचर हैं। तो वो एक वैसे ही, मतलब थोड़ा माहौल ठंडा हुआ तो वैसे ही एक गाना गुनगुनाने लग गई हैं। पराग साहब सुनिएगा, गाना क्या गुनगुनाने लग गई कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। अब लड़ाई हो रही है, एक दूसरे पर कटाक्ष हो रहे हैं, क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो वो गाना गुनगुनाने लग गई, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। अब समझने वाले तो समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है कि भाई साहब आप सामने वाले को समझा रहे हो, छोड़ो, पहले खुद को समझाओ,
पहले खुद पर विजय प्राप्त करो, पहले अपने विचारों पर संयम लाओ। तो समझने वाली बात है, बड़े हमेशा दिशा निर्देश दे रहे होते हैं, अब हम छोटे माने या ना माने वो तो हमारे ऊपर है, और हमारे छोटे माने ना माने वो उनके ऊपर है। और मैंने लेकिन पकड़ लिया पराग साहब, मैंने वो बात पकड़ ली उनकी, हालांकि ठीक है मतलब जो भी स्थिति रही हो, लेकिन बात समझ में आ गई और मुझे लगा बताइए। और मैंने उनसे फिर पर्सनली पूछा, वो कहती नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही गुनगुना रही थी, उन्होंने कुछ नहीं बोला, बट मैं समझ गया अब उस स्थिति में ऐसा गाना। तो चलिए साहब, तो हम क्या बात कर रहे थे कि शो कॉज नोटिस के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। इस पीपीटी बहुत डिटेल्ड पीपीटी है सर, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, बहुत डिटेल्ड पीपीटी है ये, आप सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। आप सिर्फ मुझे सुनते रहें, क्योंकि मैं आमतौर पर क्या है कि सामान इतना ज्यादा होता है, मैं रटकर भी आ सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके साथ एक कुछ मटेरियल ऐसा दे दिया जाए जो कि भविष्य में आपकी मदद करे, भविष्य में भी राजेंद्र अरोड़ा आपके साथ रहे जब आपको उसकी जरूरत हो। तो सर, whenever a show cause notice comes before you, the most important is you check first of all the jurisdiction, the authority of the issuing officer. And for that matter, you need to refer to Circular 3 of CBSE. That is issued in 2017, which was talking about the powers. कौन क्या कर सकता है, कौन कौन सा नोटिस इशू कर सकता है, ये वहां पर लिखा है साहब सर्कुलर नंबर 3 में, और वो है 5 जुलाई 2017 का। ठीक है सर, सर्कुलर नंबर 3 में देखिए मैंने ये किताब निकाल रखी है सर, मैं आपको दिखाता हूं, ये किताब मैंने निकाल रखी है 190 सर्कुलर की। ऐसे ही एक्ट और रूल्स हमेशा मेरे सामने होते हैं, सारे सर्कुलर्स मेरे सामने होते हैं, भले ही मैंने 500 बार पढ़ लिए होंगे, लेकिन मैं हर बार किताब को रेफर करके आपको बताता हूं, और जो रटा हुआ है वो तो बता दिया, लेकिन अगर किताब है तो बता दिया, नहीं तो ऐसे ही बता दिया। तो साहब सर्कुलर नंबर 3 के हिसाब से आप चेक कीजिए कि क्या उस ऑफिसर की वो पावर है जो उसने वो नोटिस इशू किया है, पहला। ठीक है साहब, अब आगे, अब आप पढ़ेंगे साहब उसके जितने भी एलिगेशंस उसने उस नोटिस में लिखे हैं आपके खिलाफ। जैसे कि हमारे को चेयरमैन साहब, नेशनल को चेयरमैन साहब ने कहा, गुप्ता जी ने कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि जो भी एलिगेशन शो कॉज नोटिस में लिख दिए हैं मेरे प्रॉपर ऑफिसर ने, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने, उसके बाहर वो एडजुडिकेशन कर नहीं सकता। अगर उसे करना है तो एडिशनल शो कॉज करना पड़ेगा। उसने मेरे पर 4 एलिगेशन लगाए कि तुम चोर हो, तुम उचक्के हो, तुम झूठे हो, हाँ तुम धोखेबाज हो। अब ये नहीं कह सकता कि तुम भाई जो है ना तुम फ्रॉडस्टर भी हो, 400 बीसीबी की है तुमने, या तुमने मर्डर भी किया है, या तुमने पीटा भी है। 5वां एलिगेशन नहीं लगा सकता। 4 एलिगेशन जो लगाए हैं उसने, वहीं पर उसकी इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कहूंगा, एडजुडिकेशन वहीं तक स्टिक रहेगी उसकी। उसके बाद जो डिटरमाइन टैक्स उसने किया है उन चारों एलिगेशंस में, उससे ज्यादा टैक्स वो डिटरमाइन नहीं कर सकता फाइनल ऑर्डर में, ध्यान रखिएगा। अगर उसने 1 करोड़ रुपया चारों एलिगेशंस में डिटरमाइन किया है, 25 25 25 25, तो 1 करोड़ से ज्यादा करेगा तो भाई साहब शो कॉज नोटिस इनवैलिड हो जाएगा, ऑर्डर इनकंसिस्टेंट विद द शो कॉज हो जाएगा। उसके बाद एलिगेशन शुड बी वेरी वेरी क्लियर। जो मेरे पे आरोप है वो निर्धारित होने चाहिए, वो बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, हवा में नहीं होने चाहिए। जैसे कि आरोपों की बात करें तो आरोप में मैं एक डिफरेंट बात आपको देना चाहता हूं। एक ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का काशी बर्तन भंडार का जजमेंट, उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि द नोटिस शुड बी इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल मतलब इंटेलिजेंट होना चाहिए नोटिस, गधा नहीं होना चाहिए तेरा नोटिस। गधे कौन होते हैं? अब गधा तो वो व्यक्ति होगा ना जो पहले शुरुआत करे अपनी बात की और कहे भगवान विष्णु लॉर्ड रामा की तरह धरती पर आए, और बाद में धीरे धीरे बात कर दे कि लॉर्ड विष्णु तो भगवान कृष्ण की तरह धरती पे आए। अरे भाई, व्हेन यू आर रेफरिंग टू लॉर्ड रामा, देन यू शुड कंटिन्यू रेफरिंग टू लॉर्ड रामा टिल द एंड। You cannot change
the another, you cannot bring in the next in, now you cannot, you ऐसे तो कहो, कल को तुम कह दो कि भाई साहब सारे तो भगवान विष्णु के अवतार है, तो फिर तो कल्कि का नाम भी ले लो जो अभी तक आया नहीं। आप अगर एक बात कहेंगे तो बाद तक, आखिर तक वही बात कहें। और मिश्रा जी, हमारे तो आखिर तक अगर 50 साइन करने हो तो 50वां सिग्नेचर पहले से नहीं मिलता। तो यहां पर उसकी गलती होने की संभावना बहुत प्रखर है, और इसी गलती को आपने क्या करना है साहब, ध्यान से समझना है, पढ़ना है। शो कॉज नोटिस को इत्मीनान से पढ़ना है, जैसे कि प्रेमिका ने प्रेम पत्र लिखा हो, एक एक शब्द दिल से लिखा है उसने, और ध्यान से पढ़िए। कहीं उसने किसी और के बारे में तो जिक्र नहीं किया ना, मेरे ही बारे में बात कर रही है ना। अगर किसी और के बारे में जिक्र कर रही है, वही पकड़ लो उसे कि भाई पहले तो तू मेरे बारे में बोल रही थी यहां पर, अब तू उसके बारे में बोल रही है, तेरे दिल में चोर है। तो जैसे ही आपने उसको ये ऑब्जेक्ट किया, साहब विश्वास कीजिएगा वो बैकफुट पे हो जाएगा। इसलिए अच्छा, और बात बताता हूं, और बात, ये तो इंटेलिजिबल होना चाहिए नोटिस। इसलिए मैं हमेशा ही कहता हूं कि हर शो कॉज नोटिस को आप 2 4 5 बारी ढंग से, शुरुआत से अंत तक, प्रारंभ से अंत तक जरूर पढ़े। उसको ना ऐसा ना समझें कि हाँ कर्सिवली देख लिया, नहीं। और जो बात अंत में लिखी है वही बात शुरुआत में होनी चाहिए, जो बात बीच में लिखी है उसी का एक्सटेंशन एंड में होना चाहिए। एलिगेशन क्लियर होना चाहिए। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बड़ा स्पेसिफिक एग्जांपल। मुझे कहा गया कि आपने जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत अवेल किया है 20 लाख रुपए का। क्या ये एलिगेशन क्लियर है? आंसर इज नो। भाई साहब 20 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है तो मुझे ये बताया नहीं जाएगा कौन सा इनपुट टैक्स क्रेडिट, कौन सी पार्टी से लिया है, कौन से इनवॉइसेस पे लिया है, कौन से साल में लिया है, गुड्स का है या सर्विसेज का है, क्या नहीं बताया जाएगा मुझे? अगर नहीं बताया जाएगा तो साहब एलिगेशन क्लियर नहीं है। अगर एलिगेशन क्लियर नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन क्या खाक हुई? अब मैं आपको एक बात बताता हूं। एक शो कॉज नोटिस में एक अफसर ने मुझसे मांगा कि भाई हम तुम्हें कह रहे हैं तुमने तो इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत लिया है, आप ऐसा करो, आप हमें इन पार्टियों की या अपनी सारी पार्टियों की स्टेटमेंटें दे दो, लेजर स्टेटमेंट, लेजर अकाउंट्स दे दो। मैंने पूछा उन महानुभाव से जाकर, मैंने कहा साहब आप कह रहे हो मैंने फ्रॉड किया, फ्रॉडलेंटली गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया, और आपने अभी तक मेरे बैंक अकाउंट चेक नहीं किए, मेरी स्टेटमेंटें चेक नहीं की, इंफॉर्मेशन ही कोई नहीं है आप पे, फिर आप कैसे कह रहे हो मैं चोर हूं? भाई अगर शो कॉज नोटिस में सामने वाले ने कहा है कि तुमने जानबूझकर ये किया है, चार्जशीट जो बनती है, हम सारे वकील लोग हैं, ये चार्जशीट है, आप पर चार्जेस क्रिस्टलाइज किए जा रहे हैं, एंड चार्जेस क्रिस्टलाइजेशन में फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड पूरी कहानी लिखी होनी चाहिए, विद एक्यूरेसी लिखी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो साहब ये वैलिड शो कॉज नोटिस नहीं है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात मित्रों, डिपार्टमेंट कई बार इन्वेस्टिगेशन करता है, आमतौर पे इन्वेस्टिगेशन करता है और उसके बेसिस पर चार्ज क्रिएट करता है मेरे खिलाफ। होता है ना कि जी अभियुक्त को जो 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 एलिजिडली कॉन्विक्ट है, जो अभियुक्त है, उसको आप गिरफ्तार कर लेते हो, किस लिए? कि आपने जांच करनी है और वो जांच में बाधा ना पहुंचाए, और फिर जांच करने के बाद आप उसके खिलाफ एक चार्जशीट क्रिएट करते हो जो कि आप कोर्ट में प्रेजेंट करते हो। सिमिलरली शो कॉज नोटिस जो है वो फर्स्ट चार्जशीट है। अगर चार्जशीट में ये लिखा जाए कि इसने चोरी की, लेकिन चोरी का दिन ना बताया जाए, चोरी की समय ना बताया जाए, उसमें यह ना बताया जाए चोरी कहां की, चोरी करने के लिए क्या मोडस ऑपरेंडी ली, चोरी क्या की, कैसे की, तब तक चार्जशीट अपने आप में अधूरी है। सिमिलरली
हमें भी यहाँ पर शो कॉज नोटिस जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी की बात करते हैं पूरी क्लैरिटी के साथ हमें पता होना चाहिए। अब जो भी इन्वेस्टिगेशन वो करते हैं, उन इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट्स और इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, जिसके बेसिस पर वो ये निर्णय लेते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स कि भाई साहब फलाने टैक्स पेयर ने ये चोरी की हुई है, ये गलती की हुई है, ये नॉन कंप्लायंस किया हुआ है, ये डिफॉल्ट किया हुआ है, और उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर हम पर चार्ज क्रिएट किया जाता है। जो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर या स्टेटमेंट्स के बेसिस पर या इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम पर चार्ज क्रिएट किया जाता है, उनको हम कहते हैं रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स, RUDs। ये जो RUDs हैं, ये सारे के सारे शो कॉज नोटिस में क्रम अनुसार सीरियली नंबर्ड लिखे जाते हैं कि ये चार्ज इस पर है, इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर है, या ये जो कह रहा हूं आपको ये इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे है। इस स्टेटमेंट में लिखा है फलाने आदमी ने कहा कि तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट था, इस स्टेटमेंट में लिखा है फलाने आदमी ने कहा कि तुमने फर्जी इनवॉइसेस खरीदे, इस स्टेटमेंट में लिखा है फलाने आदमी ने कहा कि तुमने कहा कि मेरे लिए रजिस्ट्रेशन ले लो और मुझे इनवॉइसेस दे दो, या डॉक्यूमेंटेशन आपके खिलाफ मिलती है जो भी, ये सारे रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट है। ध्यान से सुन लीजिए, जब तक ये रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं दिए जाते, तब तक शो कॉज नोटिस का सर्विस नहीं माना जाता। अगर शो कॉज नोटिस सर्व हुआ और उसमें रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट हैं और वो मुझे नहीं दिए गए along with the show cause is not considered to be served. Show cause shall only be considered to be served when all those relied upon documents on the basis of which show cause is drawn are supplied to you. That day shall be considered the service of the show cause. Right, friends? So, therefore, one needs to be very careful while asking for RUDs also. Now, let's read 73 and 74. Right? बहुत सारी बेसिक बातें हमने ऑलमोस्ट कर लिया। चलिए, ये अच्छी पीपीटी है, मतलब वैसे तो मैंने ये लगभग 6-7 साल पहले बनाई थी, उसके बाद इसको रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ, तो आपके लिए एक अच्छा बेस मिल जाएगा। ये पीपीटी जो है मैं पराग सर को भेज दूंगा और वो आप आपको दे देंगे, और बाकी जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए, जैसे मैं देख रहा हूँ भंडारी मैडम है या भाटिया साहब है, सब लोग हैं, तो मैं अपने ऑफिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पीपीटी आपको आपके ग्रुप में भी आ जाएगी। ठीक है सर, तो आपके पास ये मैटर भी रहेगा। ठीक है सर, तो ओके, सही है सर। तो नाउ सेक्शन 73-74 देखो sir. Now there are two sections under which show cause notice can be issued for the recovery of the tax. For the other, I would say recovery is loose word, for the adjudication of tax, for the determination of tax. ठीक है साहब? Now adjudication of taxes 73-74 can be issued, बट इन दोनों में अंतर क्या है? पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे कौन से 5 प्यारे हैं, 5 कारण हैं, 5 रीजंस हैं जिनके बेसिस पे आपको शो कॉज नोटिस इश्यू हो सकता है। पहला, टैक्स शॉर्ट पेड, दूसरा नॉट पेड, मतलब आपने या तो टैक्स जो है 5% कलेक्ट किया, 12 करना था, या कलेक्ट ही नहीं किया, या कलेक्ट करके जमा नहीं किया। 2 कारण, रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, या तो आईटीसी गलत अवेल कर लिया या यूटिलाइज। 5वां, एरनेस रिफंड, गलत रिफंड ले लिया।
इन 5 कारणों के बेसिस पर, आधार पर आपको शो कॉज नोटिस इश्यू हो सकता है। अगर टैक्स ऑलरेडी पेड है तो केवल ब्याज के लिए शो कॉज इश्यू हो सकता है। अगर ब्याज ऑलरेडी पेड है तो केवल पेनल्टी के लिए शो कॉज इश्यू हो सकता है। अब जब टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी तक हम पहुंच गए हैं तो मैं आपको ये बता दूं, अगर किसी भी ऑफेंस की वजह से टैक्स ड्यू बनता है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो ऑफेंस आपने कमिट नहीं किया। द मोमेंट आपका ऑफेंस, कमीशन ऑफ ऑफेंस इज एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, देन interest is automatic, my dear friends. Interest is due automatically. Interest के लिए this is categorically established in the case of Dharmender Textiles, Honorable Supreme Court, and it has been categorically established that interest is automatic and compensatory in nature. उसके लिए हाँ शो कॉज जरूर होगा, लेकिन साहब आपका इंटरेस्ट बनता है। पेनल्टी, पेनल्टी कैन नेवर बी ऑटोमेटिक। पेनल्टी देखिए इसीलिए देर आर टू फीस, देर आर टू टाइप्स ऑफ पेमेंट्स, penal in nature, but one type of payment is called as fee, like late fee. Late fee for 1, 3B, 9, 9C, ITC 04, ITC 02, registration non-application of registration within 30 days from the liability to pay tax. In that situation, that is late fee. Another kind of payment, penal in nature, is called penalty. For late fee can be automatic, but if any penalty is to be charged to the taxpayer, opportunity of being heard is compulsory. Without opportunity of being heard, no penalty can be charged. Let's be very clear. Let's be very clear. So, my dear friends, 5 reasons for which 7374 can be issued. If you have committed any of the reason without fraud wala background, without willful misstatement wala background, without suppression of facts wala background, you did not commit any offense to defraud the revenue, you did not commit any offense to suppress the data facts, you did not commit any offense for misrepresentation, willful misrepresentation. You committed an offense innocently, you committed an offense enumerated in section 122 out of sight, without any will. 73 invokes. But if you commit any of the 5 Panch Pyare with the intent to evade taxes, my dear friend, 74 invokes. Now, intent to commit fraud. If I am alleging somebody that you had an intent, आपकी चोरी करने की इच्छा थी, मनोस्थिति थी, although मैं आपको बता दूं section 135 of the act, presumption as to guilty state of mind, mens rea. Presumption as to guilty state of mind says, listen to me very carefully, this is a civil and criminal matter, adjudication matter. Frankly, I find myself very much, very much bubbling while dealing with these adjudication matters and litigation matters, especially in these situations. Section 135, presumption as to culpable state of mind, mens rea, it says that it is assumed that you had a culpable state of mind, you had the intent to do a fraud, intent to commit an offense, provided you prove it that it was not the case, or it is beyond the preponderance of the probability. I am not going in details of this preponderance of probability, because in our law classes, even
for hours and hours we discussed about the preponderance of the probability, preponderance of probability, but nutshell, in this law it is assumed कि आपकी चोरी करने की इंटेंट थी जब तक आप ये साबित नहीं कर देते कि वो नहीं। ऑल्दो एक और मैं बता दूं, सेक्शन 155 ध्यान से सुन लीजिए, बर्डन ऑफ प्रूफ, सेक्शन 155 ऑफ सीजीएसटी। हम क्या करते हैं, हम तो 25, 30, 40 सेक्शनों के बाद का कुछ देखते ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। हमने देख लिया आईटीसी कहाँ मिलेगा, रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, ये इनवॉइस क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, बस ठीक है जी, हो गया हमारा काम। 155 में लिखा है बर्डन ऑफ प्रूफ, ध्यान से सुनिए। बर्डन ऑफ प्रूफ with respect to claiming of input tax credit lies on the person who claims it. If I am Rajendra Arora claiming input tax credit, burden of proof is over me to prove that it is I am eligible, I am entitled to this input tax credit. Otherwise, I will not be able to claim the credit because burden lies on me. Normal jurisprudence is that burden of onus to prove the charge lies on the person who alleges it. सारे वकील साहब हमारे यही जानते हैं, क्यों देनी भाई? जिस व्यक्ति ने चार्ज किया है वो ही तो साबित करेगा कि मेरे ऊपर क्या गलती क्या है मेरी। लेकिन साहब सेक्शन 135 रेड विथ सेक्शन 155 हमारे जीएसटी में आवाज आ रही है सबको मेरी? ऑडिबल है। थैंक यू सर। तो हमारे यहाँ ये साबित आपने करना है, लेकिन एक रिलीफ है। 74 में मुझे कहता है तेरा फ्रॉड का इंटेंट था, लेकिन 74 में फ्रॉड के इंटेंट को उसने शो कॉज नोटिस में इस्टेब्लिश ही नहीं किया कि तूने कहां जानबूझकर चोरी करना का इच्छा से ये काम किया है। अब जैसे कि उस एग्जांपल में जहां पर वो मुझे 74 में नोटिस दे रहा है, कह रहा है कि भाई तेरा इंटेंट था फ्रॉड का, लेकिन अभी तक उसने तो मेरे पेपर ही चेक नहीं किए, उसको मेरे कागजों में ही क्या है क्या नहीं है पता नहीं है, तो कैसे इस्टेब्लिश कर लिया उसने कि मेरा फ्रॉड का इंटेंट था? तो साहब उसका शो कॉज इनवैलिड है। उस सर्कुलर जो आपका मार्च 2017 में आया है, मास्टर सर्कुलर जिसे हम कहते हैं, साहब उसमें साफ साफ लिखा है कि 74 में जब नोटिस इश्यू करोगे तो बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि 74 में आपने फ्रॉड प्रूव करना है। उसके लिए आपकी वर्किंग होना, आपकी इन्वेस्टिगेशन साउंड एंड स्ट्रेंथेंड होना बहुत आवश्यक। चलिए, तो शो कॉज नोटिस इशू करने का समय जो है 73 में, मैं आपको बता दूं, ऑर्डर इशू करने का समय 3 साल फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न 73 में। 74 में 5 साल फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। एक चार्ट आपको दिखाना चाहता हूं, आई बिलीव मैंने लगाया होगा, मैं भूल नहीं गया होगा क्योंकि आज कोर्स का भी था, तो इसलिए थोड़ा सा समय उसमें मेरा ज्यादा लग जाता है। अच्छा, शायद यहाँ पर डाला नहीं, एक सेकंड सर, रेफर कर दीजिए अरोड़ा जी, बाकी आपके पीपीटी में तो वही है। एक सेकंड सर, आप, मैं अभी सुन नहीं पा रहा हूँ सर, मैंने हेडफोन उतारे हुए हैं, तो आप जो भी बोल रहे हैं साहब नहीं है सर इसमें। कोई बात नहीं, तो सेपरेटली मैं आपको दे दूंगा। ध्यान से सुनिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ सर। 73 में जो शो कॉज इश्यू होता है, दैट इज विद इन 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल ऑर्डर होता है, नॉट इश्यू बट ऑर्डर होता है। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न से 3 साल। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से डोंट एक्सपेक्ट, पराग सर, if you are listening me, this is a very important aspect our association also needs to take care, and chairman साहब, co-chairman साहब, sir, if we expect the extension of due date, इसके साथ correspondingly 3 डेट चेंज होती हैं सर।
पहली डेट तो ये 73-74 के नोटिस करने की डेट है। दूसरी डेट सर, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट सेक्शन 35 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिजर्व करने की डेट 72 महीने फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न इज द प्रिस्क्राइब्ड, वो चेंज होती है। तीसरी डेट सर, which is again linked with the preservation of accounts and records under rule 51 to 55. So therefore, I always request all the platforms, all the organizations, do not seek for extension of annual return date now. We don't need it now anymore. And the department did not extend it this time also. It was 31st December and it was 31st December. Now 3 years from the due date of filing of annual return, order should be issued. 5 years from the due date of filing an annual return, order should be issued in 75. 4. The notice can be issued 3 months prior to the issuance of order. 3 years when are they are expiring, उससे 3 महीने पहले तक नोटिस हो सकता है 73 में और 6 महीने पहले तक नोटिस हो सकता है 74। ठीक है साहब। One very important circular 128. Sir, it is talking about that whenever any show cause notice is issued, it should be accompanied with the document identification number, which is to be generated on the common portal with the central tax authorities. State tax authorities are not generating this DIN compulsorily. They say we have internal reference number generation system, so that is the only requirement we can meet. But Honorable Supreme Court, in the case of Pradeep Kumar Goel, very recently in September or maybe October 22, they have come out with the guidelines. CA Pradeep Kumar Goel was the applicant before the Honorable Supreme Court by way of SLP, wherein CA Pradeep Kumar Goel demanded that, like in case of central tax authorities, state tax authorities should also issue DIN, document identification number, for every document they issue. That should be common for all. There are 3 states in the country who are already doing it. Other than that, no state authorities are issuing DIN. So Honorable Supreme Court directed the CBIC and GST Council to make necessary arrangements for issuance of DIN by all the state banks. Okay friends, almost things we have डिस्कस, बिकॉज अब स्ट्रेंथ कम होनी शुरू हो गई है, 8 बज गए हैं, तो मैं अब बहुत ज्यादा और शो कॉज नोटिस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। काफी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। एक छोटी सी बात आपको देखिए, इवन सम्मन्स के ऊपर भी यहाँ डिस्कशन है सर, आप देख लीजिएगा, बहुत ही मतलब एलॉबरेटेड पीपीटी बनाई हुई है। ओके, एक सेक्शन 169 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मैंने इनकॉर्पोरेट किया है, वो जरूर होगा सेक्शन 169। चलिए मैं आपको बता देता हूँ सेक्शन के बारे में। द टाइम बेसिकली सर्विस ऑफ नोटिस की बात हो रही है यहाँ पर कि नोटिस सर्व कैसे होगा। बेसिकली फ्रेंड्स, नोटिस सर्विस के देयर आर 6 वेज फॉर द सर्विस ऑफ द नोटिस। आपके कॉमन पोर्टल पे डायरेक्टली चला जाए, आपको पर्सनली चिट्ठी आए, आपको कुरियर स्पीड पोस्ट करा दी जाए, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप नहीं मिलते हैं कहीं भी तो आपके लास्ट नोन एड्रेस पर भेज दिया जाए, न्यूज़पेपर में सर्कुलेट कर दी जाए। फिर भी आप कहीं नहीं मिलते हैं तो जिस ऑफिसर ने वो चिट्ठी इशू की है, आपको शो कॉज इशू किया है, वो अपने ही ऑफिस में उसको अफिक्स कर दे प्रोमिनेंट प्लेस। ये है सर्विस ऑफ नोटिस का प्रोसीजर 169 में। तो अगर ऐसा नहीं होगा, सर्विस ऑफ नोटिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे जजमेंट इसी बात पर जीत लिए जाते हैं कि सर्विस ऑफ नोटिस प्रॉपर नहीं हुई। तो काइंडली मेक श्योर 169 के बारे में। और एक बात मैं 169 के बारे में बता दूं आपको फ्रेंड्स, दिस 169
जो है आपका दैट इज सीक्वेंशियल इन ऑर्डर, मतलब सीक्वेंस में ही ये सारे सर्विस ऑफ नोटिस होने चाहिए। अगर सीक्वेंस में नहीं होंगे तो साहब वो गलत हैं। सर्विस ऑफ नोटिस इन सर्टन सर्कमस्टांसेस ए टू एफ है, 6 सर्कमस्टांसेस हैं। ध्यान रहे, पहले जो है वो पहले यूज होगा, दूसरा जो है वो दूसरा यूज होगा, तीसरा जो है वो तीसरा यूज होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि कोई भी सर्विस का तरीका बीच में अपनी मर्जी से चेंज कर दे। ऑडिट 2 तरीके के ऑडिट हैं सर, 65 का ऑडिट है, 66 का ऑडिट है। 65 का ऑडिट जो है वो रूल 101 के साथ पढ़ा जाता है। पहला फॉर्म है उसमें ADT 01 और दूसरा फॉर्म है ADT 02। ADT 01 में चिट्ठी दी जाती है किसी भी टैक्स पेयर को, रजिस्टर्ड पर्सन को, जिसका भी ऑडिट करने का कमिश्नर डिसाइड करता है बाय वे ऑफ हिज ओन डिसीजन, मतलब डिसीजन बाय वे ऑफ हिज ओन एक्शन और ऑन बाय द एक्शन ऑफ any officer below him, not junior than the joint commissioner. So in that case, the commissioner may direct the proper officer or the audit team to initiate the audit, and they will issue a notice under ADT 01 to the auditee. 2 types of audits can be there. One audit is what you call that, the desk audit, which is there by the department in their own office, and second is on-site audit, which is there by which the department goes to the place of business of the registered person. Nowadays, normally the desk audit is more preferred amongst the auditors, and let me tell you one more thing, that this audit is being only performed by central tax authorities as of now. No state authorities are being performing these audits. And I was talking to one of very senior officers in Delhi of the audit team. He said to me that we have collected till now around 12,000 crores we have recovered by way of audit procedure under section 65. And unlike, मतलब ऐसा स्टेट अथॉरिटीज ने नहीं किया, क्योंकि स्टेट अथॉरिटीज ने अभी तक ऑडिट को उस तरीके से इनिशिएट नहीं किया। हमारे नेबरिंग स्टेट में तो अभी ऑडिट इनिशिएट ही नहीं हुआ स्टेट अथॉरिटीज के द्वारा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में तो हम नहीं देख रहे हैं। तो आपको जब भी नोटिस इशू होगा ADT 1, 15 दिन का समय दिया जाएगा आपको कि आप अपना जवाब दे सके। आप अगर अधिक समय चाहते हैं वो भी समय आप ले सकते हैं। ध्यान रहे, चाहे शो कॉज नोटिस का रिप्लाई हो चाहे ऑडिट का रिप्लाई देते समय जितने भी ज्यादा से ज्यादा कागज इकट्ठे दिए जा सकते हैं टुगेदर, वही दिए जाएं। पीसमील में या पार्ट्स में कागज ना दिए जाएं। स्पेशली अगर आपसे एक पर्टिकुलर आइटम के कागज मांगे हैं, जैसे सप्लाई के कागज मांगे हैं, आउटवर्ड सप्लाई के या इनपुट टैक्स क्रेडिट के कागज मांगे, तो 1 साल के या 6 महीने के या 1 क्वार्टर के कागज आप इकट्ठे दें। आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी चीजें दें ताकि उनके लिए पढ़ना और समझना आसान हो। फिर उसके बाद अगर वो ऑडिट शुरू होता है, ऑडिट शुरू कब माना जाएगा? जिस समय उन्होंने जो कागज आपसे मांगे आप वो पूरे दे दीजिए, और या फिर वो ये डिसाइड कर दें, आपको डायरेक्ट कर दें कि ऑडिट कमेंस हो चुका है। कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट के 3 महीने के अंदर अंदर ऑडिट को कंप्लीट करना है। ये पीरियड और 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है बाय द कमिश्नर। तो टोटल 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। टोटल 6 महीने में ऑडिट होनी पैसा दे। अब उन्होंने ऑडिट कर लिया, सारे कागज आपने दे दिए। वैसे मैं आपको एक गिनती लगाना चाहता हूं अपने बिहाफ पर, अपने खुद के स्तर पे, कि इस ऑडिट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए मित्रों, जब डिपार्टमेंट ऑडिट करने आता है तो बहुत सारी बातें वो ऐसी निकाल लेता है जो कि हमारे लिए बहुत ही जो है प्लेजेंट नहीं होती हैं, प्लेजेंट नहीं होती। इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए?
हमें अपने सभी क्लाइंटों का एक प्री ऑडिट हेल्थ चेकअप कर लेना चाहिए। प्री ऑडिट हेल्थ ऑडिट से पहले, अब आप कहेंगे कि जी किसका करें किसका ना करें, उसके लिए मैं आपको बता दूं साहब, यहाँ पर ना मैंने आपके लिए कुछ सामान और इकट्ठा किया है सर। ये देखिए, ये 4 आइटमें मैंने आपके लिए इकट्ठी की हैं और उनके गूगल ड्राइव के लिंक लगे हुए हैं। इसको प्रेस करेंगे साहब तो आप पहुंच जाएंगे इस ऑडिट मैनुअल पर। ऑटोमेटिकली लिंक लगा हुआ था। ये ऑडिट मैनुअल 2019 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ऑडिट ने इशू किया था। लगभग 200 पेज का ऑडिट मैनुअल है साहब ये, और ये बताता है कि ऑडिट डिपार्टमेंट ने कैसे करना है। कृपया करके इसको पढ़ें, इसको पढ़कर ये निकालें कि वो क्या क्या चेक करेंगे। जो वो चेक करेंगे साहब पहले आप चेक कर लीजिए ना। इसी को प्री ऑडिट हेल्थ चेकअप कहा जा सकता है, और इसका आप फीस भी ले सकते हैं अच्छी खासी, और इसका वैल्यू एडिशन भी है। वैल्यू एडिशन इन टर्म्स ऑफ फीस आपके लिए है, वैल्यू एडिशन इन टर्म्स ऑफ करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स और प्रीएम्प्टिव एक्शंस टू बी टेकन बाय द टैक्सपेयर के लिए है। तो इसलिए आप प्री ऑडिट हेल्थ चेकअप अवश्य करवाएं। ये आपके लिए एक तरह से सौहार्दपूर्ण रहेगा, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। पीपीटी खोल लेते हैं जरा वापस जी। तो ये 4 डॉक्यूमेंट इशू हुए हैं, चारों के गूगल ड्राइव लिंक लगे हुए हैं। जरूर पढ़िएगा अपने लेवल पे और देखिएगा कि कौन सी चीज को कहां पर आप लिंक कर सकते हैं। और ऑडिट करवाने से पहले, अच्छा एक बात और मैं ऑडिट के पहले आपको बताना चाहूंगा, ऑडिट के दौरान देखिए सर, ऑडिट करते हुए जो टैक्स ऑफिसर्स हैं वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहेंगे आपके साथ, आमतौर पे फ्रेंडली रहे। आम शुरुआत, जब तक कि कुछ ढूंढ ना ले, जब तक कि कुछ ढूंढने के बाद तो फिर ऑफकोर्स आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस तरह से ट्रीट करते हैं, वो किस तरह से ट्रीट करते हैं। लेकिन सर मैं आपको ये कहना चाहूंगा साहब कि ऑफिसर को इस बात का विश्वास दिलाएं कि पहली बात कि आप पूरे ऑडिट प्रोसेस में उनके साथ कॉपरेट करेंगे। जो भी दिखाना या बताना होगा आप कुछ नहीं छुपाएंगे। अगर इनिशियल टाइम में उसके दिमाग में आपके प्रति एक कॉन्फिडेंस आ जाता है तो कहीं ना कहीं पूरी प्रोसेस में वो कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी बातों को मानने और समझने के लिए तत्पर और अग्रसर रहेगा। अन्यथा अगर उसके दिमाग में डाउट आ गया, आपने कुछ भी छुपाना या कुछ भी इस तरह से करना शुरू किया, तो उस केस में हो सकता है कि वो और ज्यादा परतों को खोलने की प्रयास को करे और चेष्टा करे। तो इसलिए मैं आपसे विनती यही करूंगा कि आप उसको कॉन्फिडेंस दें, आप उसको ये बताएं कि मैं पूरा कॉपरेशन दूंगा, और कॉपरेशन केवल लिखित मौखिक नहीं होना चाहिए, लिखित भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने कॉपरेशन नहीं किया तो ध्यान रहे 65 का कॉन्सिक्वेंस। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि साहब ऑडिटर नहीं मान रहा, मैंने तो उसे बताया कि ये प्रॉब्लम है, ये सही है, कानून ये कहता है, नहीं नहीं वो कहता है मैं तो ऐसे ही करूंगा, तो क्या करें। मैं कहता हूँ क्या करें, आप अपनी चिट्ठी प्रॉपर दीजिए, उसको अपना रिप्लाई जवाब दीजिए। नहीं मानता ना माने, क्योंकि 65 का ऑडिट अपने आप में कोई अंत नहीं है, वो केवल प्रारंभ है, वो शुरुआत है। शुरुआत है झगड़े की, शुरुआत है लिटिगेशन की। 65 के ऑडिट के उपरांत आप पर आएगा शो कॉज में। जो जो आइटम है वो निकालेगा, जिनको आप या तो समझा नहीं पाओगे या एडमिट नहीं कर पाओगे, तो उन पर आपको शो कॉज आएगा, तो आप आने दीजिए। लेकिन शो कॉज में आप पर 74 लगाए, ध्यान से सुनिएगा, 74 लगाने का ये भी है कि वो आपसे कह दे कि आपका तो भैया हमारे साथ कॉपरेशन ही नहीं था, तो आपने तो बिल्कुल मिस रिप्रेजेंटेशन किया ड्यूरिंग दी ऑडिट, तो हमारा तो मानना है कि आपने जानबूझकर सब कुछ छुपाया है। तो 74 इन्वोक कर दिया, तो उसको घटवाना 73 में कन्वर्ट कराना, हालांकि आप वो भी करवा सकते हैं, 74 कैन बी कन्वर्टेड टू 73 ऑल्सो। इसके ऊपर रिसेंट सर्कुलर भी आया, डिपार्टमेंट ने निकाला कि 74 में चिट्ठी भेजी, लेकिन आप कोर्ट चले गए और वो 73 बन गया। अब 74 का नोटिस तो इनवैलिड हो गया भाई साहब,
अब 73 में दोबारा नोटिस दिया जाना, और 73 में दोबारा नोटिस देने के लिए फिर 3 साल की टाइम लिमिट को चेक किया। ठीक है साहब, इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। तो आई होप मैं ऑलमोस्ट सारी बातें जो प्रिंसिपली मुझे आपके साथ करनी है, पीपीटी आपको मिल जाएगी, तो आपको ये सारी बातें और भी डिटेल में अगर कुछ चाहेंगे, मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरह से आप मछली पकड़ना सीख सकते हैं अपने लिए खुद से। और ये मैटर आप देखिए कहीं ना कहीं, और इसमें भी देखिए शो कॉज नोटिस को डिपार्टमेंटल ऑडिट के साथ क्लब करने का उद्देश्य यही था कि यहाँ भी आपकी स्क्रिप्ट जो है वही है, वो 174 सेक्शन 176 रूल 190 सर्कुलर 500 जजमेंट्स और 1200 लगभग आपकी नोटिस, और ये 4 ऑडिट मैनुअल ऑडिट के दौरान। तो आपको साहब ये अपनी स्क्रिप्ट पढ़नी है अगर आप अच्छे निर्देशक बनना चाहते हैं, अच्छे डायरेक्टर बनना चाहते हैं। इसी के साथ मैं संयोजकों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सभी का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, ये सौभाग्य मुझे दिया कि मैं यहाँ पर आकर अपनी छोटी समझ जो मेरे प्रिय सब्जेक्ट के बारे में मेरी है, मैं आपके साथ अपना वो साझा कर सकूं। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही इस समझ से इस जो ब्लेसिंग्स हैं बजरंगबली की, उससे मैं इस फोरम का और पूरे देश के हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सब्जेक्ट के ऊपर, जीएसटी के ऊपर, उन सबकी मदद करता रहूंगा, उनका सबका जो है एक सहायक बनकर आगे बढ़ने की। और इस देश को, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य 5 ट्रिलियन यूएसडी की भारतीय इकोनॉमी बनाने का है जीएसटी के माध्यम से। तो मैं चाहता हूं कि मैं बस उसी में हमेशा कार्यरत और अग्रसर रहता हूं कि अपने आप जीएसटी का अगर अच्छे से हम इम्प्लीमेंटेशन कर दें तो मुझे ये उम्मीद है कि 5 ट्रिलियन यूएसडी की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाएगी। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, महान व्यक्तियों का, जिन्होंने ये मुझे अवसर प्रदान किया। प्लीज सर, अरोरा सर, धन्यवाद चैट बॉक्स लिख राजेंद्र लीजिए। जी। बहुत आपने एक प्रवक्ता के रूप में, एक जीएसटी प्रोफेशनल्स के अलावा एक आपने एक प्रवक्ता के रूप में, प्रवक्ता मतलब जो एक प्रोफेसर होते हैं उसके रूप में आपने बहुत बढ़िया तरीके से सुंदर शब्दों में, हिंदी के सरल शब्दों के साथ आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुतिकरण दी है। और कुछ साथी लोग पीपीटी मांग रहे हैं, मैं और इसका मैं आपको बता दूं, इसकी जो है अपडेट सुबह आपको इसका लिंक मिल जाएगा यूट्यूब पर, कर जानकारी यूट्यूब है उस पर मिल जाएगा आपको लिंक, आप इसको सर्च कर सकते हैं। और मैं, चूंकि टाइम बहुत होता जा रहा है, तो मैं अनुरोध करूंगा अपने को चेयरमैन जो है स्टडी सर्कल के जलज पारासर जी, सीए हापड़ के हैं, वोट ऑफ थैंक्स के लिए सामने आए। भाई साहब जी जी बताइए मिश्रा जी। 2 लाइन में अरोड़ा सर के लिए बोलना चाहता हूं, अगर आपका आदेश हो तो। स्वागत है। आज अरोड़ा सर ने बहुत ही सुंदर और 100 शब्दों में जो शोकाज नोटिस पर और डिपार्टमेंटल ऑडिट पर हम लोग समझाया है, उनके लिए हृदय तल की गहराइयों से मैं आभार करता हूं। और 2 लाइन के लिए है कि बेमिसाल स्पीकर हैं आप तो राजेंद्र अरोड़ा जी, बेमिसाल स्पीकर हैं आप तो राजेंद्र अरोड़ा जी, ज्ञान की ज्योत जलाकर आपने अंधकार को दूर किया अरोड़ा जी, हंसते हंसाते हम सबको गुदगुदाते आज आपने जो कर का पाठ पढ़ाया है, सच कहता हूँ आदरणीय अरोड़ा जी, आज के टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से समझाया है। सच कहता हूँ आदरणीय अरोड़ा जी, आज के टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से समझाया है। नमन आपको हम सब करते हैं, नमन आपको हम सब करते हैं और आपका वंदन अभिनंदन करते हैं। बार बार आप हमें पढ़ाएं, हम आपसे यही निवेदन करते हैं। बार बार आप हमें पढ़ाएं, हम आपसे यही निवेदन करते हैं। स्वस्थ और दीर्घायु हो आप, हम यही कामना करते हैं। आशीर्वाद आपका यूं ही मिले, हम यही प्रार्थना करते हैं। आशीर्वाद आपका यूं मिले, हम यही प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत आभार और पूरी टीम का बहुत बहुत आभार पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। इट इज मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य, आपने लाइनें लिखकर मुझे कृतार्थ किया, मुझे धन्य किया सर। मैंने सर आप बेमिसाल, आपके मतलब मैंने पहले भी आपको सुना है कई बार, और आपके जो आपका संबोधन होता है जो आप समझाते हैं, लगता ही नहीं कहीं मतलब इतने फ्रेंडली तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, जो आप बताते रहते हैं वो बेमिसाल है, अद्भुत है। थैंक यू सर। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जलज पारासर जी को। आप सर बीच में एक रिक्वेस्ट है मेरी। हाँ दीपक जी बताइए। चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसका सॉल्यूशन करा दो। अरोड़ा जी, तो आप, मैं अनुरोध करूंगा, चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, उसका आप ज्यादा नहीं है। हाँ
हाँ जी, पहले मैं ले रहा हूँ, ये दीपक जी ने ही भेजा हुआ है, ये सवाल ले रहा हूँ पहले मैं। जी नोटिस अंडर सेक्शन, एक सेकंड, 73 is within due date, but order not has been passed till date. Due date of GST 9 7 February, can AO pass order now? सर 73 में ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट सितंबर 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया था फाइनेंस एक्ट 22 के माध्यम से। तो अच्छा, अभी भी वो ऑर्डर पास कर सकता है साहब। उस पर वो 3 साल की लिमिट लागू नहीं होगी कि जो ड्यू सर डेट सिर्फ 1 साल के लिए उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया था। 1 साल 17-18 के लिए। हाँ 17-18 17-18 के लिए। जी थैंक यू। राजस्थान अथॉरिटी इशूइंग नोटिसेस अंडर सेक्शन 75, ठीक है सर। और तो कोई सवाल नहीं है सर? नहीं कोई नहीं है, मैंने पूछा था, बाकी तो आपने इतना अच्छे से समझाया है कि सवाल पैदा ही नहीं हुए। नहीं, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि राजेंद्र अरोड़ा जी दिल्ली ने जितनी मेहनत से इस पीपीटी को बनाया है और जितना वेल प्रेजेंटेशन है, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। और जैसा समझाया है उन्होंने, डीपली समझाया है। और ये जो पीपीटी वो शेयर करा रहे हैं, वो भी उनके खुले दिल के दरिया की बात है। उनका दिल दरिया है, और इसलिए वो उसमें मैंने देखा है उस पीपीटी को कि ये सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स के भी केस लॉ को जो बेस रूट है जीएसटी का, उसको भी उन्होंने रेफर किया है। तो वो हम आपके सबके बहुत अच्छा काम आ सकता है। अभी तो हम लोग जूम में मिले हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी मथुरा की हमारी वो फाइनल होने जा रही है। जी सर। तो राजेंद्र जी को हम लोग वहां सुनना चाहेंगे और उनसे मिलना चाहेंगे। मैं मेरा बहुत बहुत सवाल- धन्यवाद राजेंद्र जी, बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। सवाल। हाँ पराग जी प्रोसीड करिए। प्लीज जलस पारासर जी, आप भी सीए हैं हापुड़ से, युवा वर्ग है, वो काफी उत्साही हैं जलस जी। सर समीर अग्रवाल जी ने रेज हैंड किया हुआ है। समीर कुमार जी, समीर अग्रवाल जी, समीर अग्रवाल जी प्लीज अरोड़ा जी अपना जवाब दे दीजिए। हाँ समीर जी बताइए ना, इनको सर, हाँ सर मैंने जो इसका असेसमेंट 10 का ऑर्डर वो आया था नोटिस, और मैंने उसके बाद उसका रिप्लाई भी दे दिया, और लगभग 1.5-2 साल हो गए, लेकिन कोई ऑर्डर पास नहीं होता। हाँ। तो सर अगर ऑर्डर पास नहीं हुआ है, मैंने ये बात बोली है सर कि ऑर्डर पास नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है वो एक्सेप्टेड है। आप जाइए सर, आपको शो कॉज नोटिस आ सकता है, इसलिए उसको ASMT 12 को इशू कराइए। सर उसी नोटिस को उन्होंने दोबारा दूसरे जो अधिकारी ने दोबारा वही सेम टॉपिक पे दोबारा नोटिस इशू कर दिया, मैंने फिर जवाब दे दिया, लेकिन उन्होंने भी ऑर्डर पास नहीं किया। अब तो साहब अब आप लेटेस्ट उन्होंने जिन्होंने ASMT 10 दिया है उस पर तो जाकर आप उनसे सर वो कर दीजिए ना, उसको समझा दीजिए। वो समझ ही नहीं आया होगा आपने जो जवाब दिया उनको। सर इनकी कोई टाइम लिमिट भी है कि इतने टाइम के बाद ये एक्सेप्टेबल माना जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं अनुरोध करूंगा राजेंद्र सर। मैंने आपको नंबर दे दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया है, और उस पर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं अरोड़ा जी को शेयर कर दूंगा मैं क्वेश्चन। और सर, ये एक छोटा सेशन क्वेश्चन लगातार था। जारी रहेगा। सर। आज कोई उसका विराम नहीं लगा है, और चूंकि टाइम भी बहुत हो गया है, तो मैं अनुरोध करूंगा जलस पाराशर से प्लीज। धन्यवाद सर से एक महासचिव छोटा साहब। क्वेश्चन था सर, आप अगर कोई जीएसटी का कोर्सेज कुछ करते हैं तो अगर हमको मालूम पड़े तो हम भी सब ज्वाइन करें। सर वो एक कोर्स चल रहा है ऑलरेडी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी, मेरा नाम गूगल कीजिएगा, आपको वहां सब मिल जाएगा। धन्यवाद महासचिव साहब, आपने मुझे ये मौका दिया कि जो आज की ये हमारी वेबिनार हुई है स्टडी सर्कल के माध्यम से, उसका वोट ऑफ थैंक्स करने का। तो मैं धन्यवाद सबसे पहले अदा करना चाहूंगा कि ये राजेंद्र अरोड़ा जी का, जिन्होंने इतना बढ़िया व्याख्यान दिया। बिल्कुल ऐसे लगा जैसे एक शिक्षक अपने छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, उस तरीके का बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा अपने चीफ गेस्ट साहब का, राकेश मिश्रा जी का, जिन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम हम लोगों को प्रोवाइड किया, और बाकी पूरी फॉर्म मेंबर्स का, जिन्होंने इतने पेशेंसफुली इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुना। धन्यवाद आप सभी का, स्टडी सर्किल के माध्यम से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।
धन्यवाद साथियों, बहुत जल्दी अगली वेबिनार करेंगे और संभवतः नए स्पीकर लाएंगे या अरोड़ा जी, मतलब जैसे जैसे आप, मैं नोट करूंगा कि आपको टॉपिक जो है आप हमें शेयर कर दीजिएगा, नंबर मैंने दे दिया अपना व्हाट्सएप पे, आप मुझे टॉपिक शेयर कर दीजिएगा, मतलब किस टॉपिक होना है, उसी टॉपिक पे हम जल्दी से अगर इसी महीने में दोबारा करेंगे हम। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद। जय भारती। धन्यवाद सर। होली की बहुत जय बहुत भारत। बधाई। आपको जय होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी बहुत को बहुत धन्यवाद। सपरिवार हाँ, होली सभी को की होली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं, बहुत बहुत जी बधाई जी सर। बिल्कुल बढ़िया बात है, होली के रंग में हम लोग सब सराबोर हो, जिसमें प्रेम की मिठास हो। जी जितने साथी जुड़े हैं सभी को होली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आप सबको होली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। अब मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू।